हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को एनएमएमएस की तैयारी करा रहा हूँ आपका, उस क्रम में हम लोग जियोग्राफी देख रहे हैं। जियोग्राफी का क्लास अभी आपका चल रहा है और जियोग्राफी मेरे ख्याल से ये आखिरी लेक्चर ही है, 7वां लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जियोग्राफी से लगभग 12 प्रश्न आते हैं। 12 में से कम हो सकता है 12 हो या कम से कम 10-11 प्रश्न तो इस जो मैंने 7 क्लास लिया है जियोग्राफी का, इससे तो आ ही जाएंगे। तो ये जियोग्राफी का आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नदियों के बारे में, जो भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और कुछ अन्य बातों के साथ, और साथ में जो पिछले 4 वर्ष के जियोग्राफी के जो प्रश्न आए हुए हैं आपके परीक्षा में, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ अन्य बातों को भी देखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट करके रख लीजिए। जो इसमें महत्वपूर्ण है मैं उसको आपको बता देता हूँ। ये प्रमुख सीमाएं हैं, देशों के बीच जो सीमाएं होती हैं ना, तो भारत के और उसके पड़ोसी जो 7 देश हैं, मैंने बताया था कि जो स्थल रूप से 7 देश हैं, उसके साथ जो भारत की सीमा लगती है उसको विभिन्न नाम दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे देशों के सीमाएं भी यहाँ पे दी गई हैं। तो भारत वाला तो आपको विशेष रूप से याद करना है, बाकी भी याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे मैकमोहन रेखा, यदि आपसे पूछ दे मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो भारत चीन के बीच है। उसी तरीके से मैकीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। याद रखिए, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत चीन। ये 3 तो आपको याद ही करना है, बाकी के भी याद हो जाए तो ठीक। 49वीं जो समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच में है, और 38वीं समांतर रेखा जो है वो, समांतर रेखा का मतलब ये अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांट देती है, 38वीं समांतर रेखा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मैकमोहन रेखा है, डूरंड रेखा है और रेड क्लिफ रेखा है। ये तो तीनों आपको याद ही होना चाहिए, तो इसको कोशिश करिएगा कि आप इसको याद कर लें। तो सबसे पहले ये भारत का मैप है। तो भारत की महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंगा को। गंगा यहाँ पे है। सबसे महत्वपूर्ण नदी भारत की कौन सी है? गंगा है। यदि हम देखें तो गंगा नदी यहाँ पे है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, यहाँ पे है। ब्रह्मपुत्र को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा नर्मदा और तापी को यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी और कावेरी को भी हम देखेंगे, यहाँ पे है कावेरी। तो इन सभी नदियों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैंने मैप आपको दिखा दिया कि ये नदियाँ हैं कहाँ पे। तो यदि हम बात करें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की, तो ये उत्तर भारत में है, जबकि नर्मदा तापी लगभग मध्य भारत में, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। दक्षिण भारत का मतलब प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। एक और बात थी जो अभी तक छूट गई थी, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो जो 2 बड़े सागरों को, ये बंगाल की खाड़ी भी सागर है, अरब सागर भी है, 2 बड़े सागरों को एक पतली जो जल क्षेत्र जो 2 बड़े सागरों को जोड़ती है उसको जल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो जल संधि है उसको बोलते हैं पाक जल संधि। आपको कभी पूछ देता है कि पाक जल संधि, तो हमको लगेगा ये पाकिस्तान से संबंधित है, पाक क्योंकि पाकिस्तान का नाम है। तो यदि आपसे कभी पूछ दे पाक जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो एक तो बंगाल खाड़ी अरब सागर को जोड़ती है। और कहाँ पे है ये? तो तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में है। तमिलनाडु यहाँ पे है भारत का, और श्रीलंका तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। इसको आपको याद रखना है। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी
गंगा नदी तंत्र लिखा हुआ है। तो जब गंगा नदी में ढेर सारी नदियाँ आके मिलती हैं तो बड़ी नदी को तो मुख्य नदी बोलते हैं, तो इसमें गंगा नदी मुख्य नदी हो गई। गंगा नदी जो यहाँ से चल के यहाँ से आके इस तरीके से मिली हुई है जाके समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में। और हम देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारी नदियाँ इधर से और कुछ नदियाँ इधर से आके मिल रही हैं। तो जो नदियाँ आके गंगा नदी में या मुख्य नदी में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। तो यहाँ गंगा की ढेर सारी सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो गंगा नदी के बारे में हम सब महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे है? सबसे पहले गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगा नदी जो निकलती है, एक एक बात को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और गंगोत्री हिमानी में भी एक स्थान है जिसको बोलते हैं गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर में या गंगोत्री हिमानी में एक स्थान है जिसको बोलते हैं गोमुख। यहाँ से हिमालय नदी निकलती है। हिमालय नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ से। और ये है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। यहाँ पे उत्तराखंड है ना ये। तो हिमालय नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड से होते हुए, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ से नहीं जाती, झारखंड से जाती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड में थोड़ा सा जाती है, इसके बाद बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाके पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दो देशों से बहती है, एक भारत से, एक बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश से दो देश हैं और 5 राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं, एक मिनट, आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से तो दिख ही रहा है आराम से। उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड। सबसे कम क्षेत्रफल, जो सबसे कम लंबाई कहाँ पे है? झारखंड में है। इसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से और 2 देशों से बहती है। इतनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। और मैंने बताया था कि गंगा नदी जब यहाँ से आके मिलती है तो इधर आके ब्रह्मपुत्र नदी भी इधर से आके इसे मिलती है और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं, जिसमें मैंग्रोव नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष भी वहाँ पे पाए जाते हैं खारे पानी में। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा जब आपसे कभी पूछ दे तो सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी के पास, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर, तट वाले क्षेत्रों पर। तट ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। तो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण से इसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। या मैंग्रोव वन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं। खारे पानी में उगने वाले पेड़ होते हैं वो मैंग्रोव वन। और साथ में यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। याद ही हो जाना चाहिए आपको अब तक तो। और यहीं पे जो हमारा एक प्रमुख धार्मिक जो पर्यटक क्षेत्र है गंगा सागर, तो ये भी कहाँ पे है? इसी सुंदरवन के डेल्टा में ही है, अपने पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा वाले क्षेत्रों में है। सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में फैला हुआ है। भारत में कम है लेकिन बांग्लादेश में ज़्यादा क्षेत्रफल है इसकी। तो ये हो गया, मैंने बता दिया कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके समुद्र में मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये याद हो जाना चाहिए आपको। सुंदरवन के पास सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो गंगा नदी है
गंगा नदी में एक जलीय जीव पाया जाता है। गंगा नदी जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे राष्ट्रीय नदी किस नदी को कहते हैं, तो गंगा नदी कब 2008 में बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गंगा नदी में एक समुद्री मछली पाई जाती है जिसको बोलते हैं गंगा नदी डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम तो आपने सुना होगा। गंगा नदी जो डॉल्फिन है इसको सन 2009 में 2008 में तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाया गया था, और गंगा नदी में पाए जाने वाले जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको सन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भारत का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, तो गंगा नदी में पाई जाती है। इसके अलावा गंगा नदी के जल में एक वायरस पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, आप इसको अपने भाषा में लिख लीजिए बैक्टीरियोफाज। यदि अंग्रेजी में मैं लिखूं बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, वायरस होता है। ये जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को खाता है या मारता है उनको। तो इसीलिए गंगा नदी में आप देखते हैं कि कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसका कारण ये है कि इसमें ये नामक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया को या अन्य सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है, मार देता है। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले अच्छा उद्गम हमने देखा था कि ये गौमुख से निकलती है। यहाँ पे इस वाले चित्र में देखिए जो गंगा नदी जो है वो पंच प्रयाग बनाती है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो गंगा नदी पंच प्रयाग बनाती है। इन पंच प्रयागों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और गंगा नदी जो बनती है वो अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से बनती है। क्वेश्चन कभी आपसे पूछ दे अलकनंदा और गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अलकनंदा और भगीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। जो अलकनंदा नदी निकलती है वो बद्रीनाथ से निकलती है। विष्णु प्रयाग जो पहला प्रयाग है पंच प्रयागों में, वहाँ पे धौली गंगा आके अलकनंदा में मिल जाती है। इसके अलावा नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा में मिल जाती है। कर्ण प्रयाग में तीसरा जो प्रयाग है कर्ण प्रयाग, यहाँ पे पिंडार नदी आके मिलती है। एक बार देख लीजिए, नहीं याद होगा घबराने की बात नहीं, लेकिन अलकनंदा और भगीरथी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो रुद्र प्रयाग होता है वहाँ पे मंदाकिनी नदी, ये नंदाकिनी थी ये मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी नदी आके मिलती है। और जो भगीरथी और अलकनंदा नदी जाके देव प्रयाग में मिलती हैं, वहीं से गंगा नदी का नामकरण होता है। तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलती हैं, यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। तो ये पंच प्रयाग आपको याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ। तो उससे पहले हम देखेंगे कोई नदी, जैसे गंगा नदी इस दिशा में बह रही है, पूरब की तरफ बह रही है, यहाँ से उत्तर की तरफ से आई, लेकिन अब क्या बह रही है, पूरब की तरफ, यानी इस साइड में बह रही है गंगा नदी। ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी का दायां तट कौन सा होगा, बायां तट कौन सा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम इधर अपना मुख करके खड़े हो जाएंगे। तो हमारा दायां हाथ नीचे आएगा, यानी ये दायां तट हो गया गंगा नदी का, और ऊपर हमारा बायां हाथ आएगा, यानी ये बायां तट हो गया, बायां तट। तो दायां और बायां आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नदी जिस दिशा में बह रही है उस हिसाब से हम उसको देखेंगे। उधर मुंह कर लेंगे तो जिस साइड हमारा दायां हाथ आएगा वो दायां, जिस साइड बायां आएगा वो बायां। तो गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो जो ऊपर से आके मिल रही हैं वो बाएँ हो जाएंगी, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, और जो नीचे से मिल रही हैं वो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी में गोमती है बाएं से, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। तो बिहार का शोक कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को। किस नदी को, कोसी नदी को। इसके अलावा देखते हैं गंगा नदी में दाईं ओर से आके मिलने वाली नदियाँ, तो यहाँ से निकल के आ रही है ये यमुना नदी, जो आके कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। यहीं पे तो गंगा यमुना और सरस्वती मिलती हैं, इसी को त्रिवेणी या संगम बोलते हैं प्रयागराज में। तो एक यमुना नदी हो गई, सोन नदी हो गई, इसके अलावा
गंगा यमुना सोन ये दाएं तरफ से आके मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। और यमुना की कुछ सहायक नदियां जो यमुना में आके मिलती हैं तो चंबल है, बेतवा है, केन है और टोंस भी होता है। तो जो दिया है फिलहाल आप उसी को याद रखेंगे। तो ये है गंगा नदी तंत्र। इतनी बातें गंगा नदी तंत्र से आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अच्छा, गंगा नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे टिहरी क्वेश्चन पूछ देगा टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पे। और गंगा नदी पे भी किस पे, भगीरथी नदी पे। जो ये भगीरथी नदी है ना, उत्तराखंड में हमने बताया कि भगीरथी और अलकनंदा जब आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब यहाँ से इसका नाम गंगा होता है। इससे पहले इसका नाम क्या होता है, भगीरथी। तो इसी भगीरथी नदी पे टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है उत्तराखंड में, याद रखिए उत्तराखंड में। इसके अलावा फरक्का बांध परियोजना बनाई गई है, कहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए फरक्का बांध परियोजना लिखा हुआ फरक्का। तो ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो फरक्का बांध परियोजना भी बनाई गई। तो ये 2 परियोजनाएं भी आपको याद रखनी है। इसके बाद फिर से हम आते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं सिंधु नदी परियोजना। तो हम सिंधु देखते हैं। सिंधु देखो यहाँ से निकली हुई है, तिब्बत से। तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था, अब चीन ने उसको अपने में मिला लिया है, तिब्बत। तो चीन में मिला लिया तो अब उसको चीन ही कहते हैं। तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर जो कहाँ पे है, तिब्बत में, मानसरोवर के पास से निकलती है और चीन से फिर भारत में प्रवेश करती है और भारत से फिर पाकिस्तान में, 3 देशों में बहती है ये। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। जैसे गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो पाकिस्तान ने सिंधु को अपना राष्ट्रीय नदी घोषित किया है, क्योंकि बहुत सारा पानी ले जाती है तो पाकिस्तान में बहुत सारा लाभ होता है। गंगा को भी इसीलिए तो किया गया क्योंकि इस वाले क्षेत्र में गंगा नदी पानी उपलब्ध कराती है और यहाँ पे खेती अच्छा होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो सिंधु पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। चीन, भारत, पाकिस्तान से बहती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। तिब्बत अब चीन का हिस्सा है तो चीन से भी कह सकते हैं। और ये जाके कहाँ पे मिलती है, तो अरब सागर में कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। कच्छ के रण, यहाँ पे कच्छ का रण है ना गुजरात के पास, इसी कच्छ के रण में ये आके क्या हो रही है, मिल रही है। और ये किस है, तो अरब सागर में है ये। और इसके अलावा हम देखें तो जो सिंधु नदी की पंचनद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पंचनद। सिंधु नदी की जो 4 सहायक नदियाँ हैं और सिंधु नदी को मिलाकर इसको पंचनद बोलते हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास भी होता है, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये 5 नदियों को मिला के सिंधु को छोड़ के इसी को पंचनद बोलते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ब्यास भी होता है, जान जाइए। तो ये सब क्या है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और जो झेलम नदी है, इसी के किनारे जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो किस नदी के तट पे है, तो झेलम। ये भी आपको याद रखना है। इतनी बातें सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के पास से ही निकलती है। सतलज भी देखो यहीं से निकलती है। सतलज जो है वो, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों लगभग एक ही पास से निकलती हैं। देखो ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से, ठीक। तो यहाँ पे जो सतलज नदी है वो ऐसा माना जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सतलज। ये आपको याद रखना है। सतलज जो नदी है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हमने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हमने पीछे भी बताया था कि सांगपो कहते हैं। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और ये इधर से आके अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है। असम से मेघालय से होते हुए ये क्या करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है। अच्छा, गंगा नदी का भी बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा, इसका नाम बांग्लादेश में बदल जाता है। बांग्लादेश में इसको गंगा नदी न कह के पद्मा नदी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पद्मा नदी किस नदी को कहते हो, तो गंगा नदी को। वैसे ही जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आती है तो इसको मेघना नदी बोलते हैं, मेघना। या
जमुना भी बोलते हैं, जमुना, यमुना नहीं, जमुना। तो इसको याद रखो। यहीं ब्रह्मपुत्र नदी आके जब पद्मा नदी से आके मिलती है और जाके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर क्या बनाती है, तटीय क्षेत्रों में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो इसको हमने पढ़ लिया है, सुंदरवन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी से बस इतना ही। ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहुत ज़्यादा क्या करती है, बाढ़ लाती है। अच्छा, यहाँ पे जो दामोदर नदी लिखा हुआ है, दामोदर, ये नदी है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जाके बहुत सारा बाढ़ लाती है। इसी कारण से इसको दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं और दामोदर को पश्चिम बंगाल का। इसको दोनों को आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा, सिंधु हो गया था हमारा। अब हम देखेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी यहाँ पे है ना, ये गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी। तो गोदावरी नदी में आके हम देख रहे हैं कि पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ, यदि आपसे कभी पूछ दे तो। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर चोटी से निकलती है और बहते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आके, बंगाल की खाड़ी में आके अपना, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल की खाड़ी में आके अपना डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी के पास। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था पीछे, इस वाले वीडियो में भी आपको बता ही देते हैं कि जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है, ये भारत की, क्योंकि सिंधु नदी इससे बड़ी है और ब्रह्मपुत्र भी इससे बड़ी है, लेकिन वो दूसरे देशों से होके जा रही है। लेकिन गंगा नदी क्या है, भारत से ही निकल रही है। तो इसी कारण से गंगा नदी को, इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी को भारत का सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को। उसी तरीके से जो गोदावरी है, यहाँ पे गोदावरी को भारत का दूसरा सबसे लंबी नदी कहा जाता है, जो भारत से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से और जाके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बना देती है। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। ध्यान रखना, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में अंतर है। दो तरीके से प्रश्न पूछता है। तो दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में अंतर है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। कभी आपसे पूछ दे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी के बारे में बस इतनी ही बातें। इसके बाद हम देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी, ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, नहीं महाराष्ट्र से नहीं, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से ही महाबलेश्वर चोटी से, महाबलेश्वर वो त्र्यंबकेश्वर, ये महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। की लंबाई बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे दो महत्वपूर्ण, अच्छा, कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी। कृष्णा की एक सहायक नदी है मूसी, ये कृष्णा की सहायक नदी है मूसी। इसी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ कि जो विभिन्न नदियाँ हैं उसके किनारे जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं उसको आपको याद करना है। तो कभी पूछ दे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे। ठीक है, तो जो कृष्णा नदी है, इस पर दो महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा जो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर परियोजना, शिव समुद्रम, नागार्जुन सागर, ये सब कृष्णा नदी पे बनाई गई हैं। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे, कभी पूछ दे आपसे तो। इसके बाद हम आते हैं कावेरी नदी पे। कावेरी, यहाँ पे दिख रहा है कावेरी नदी।
दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा, याद रखना, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और कावेरी को दक्षिण भारत शब्द जब लिख दे, भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा केवल कहेगा तो गोदावरी। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। पहली बात तो कावेरी से यही हो गई। और कावेरी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कुद्रेमुख से ब्रह्मगिरी पर्वत। याद रखना, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही मिल रही है। तीनों बंगाल की खाड़ी में ही मिली है अभी तक जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। और जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये हमने बता दिया, महत्वपूर्ण यही है। कावेरी नदी विवाद चल रहा है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना कि कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है। आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है। तो इसमें जैसा कि कर्नाटक से निकल रहा है, तमिलनाडु में आके मिल रहा है, तो कर्नाटक तमिलनाडु होंगे। इसके अलावा भी एक दो राज्य हैं, तो जाके उसको खोज लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंधु, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी सब हो गया। अब हम देख लेते हैं एक कुछ और महत्वपूर्ण जो छोटी नदियां हैं यहाँ पे। नर्मदा नदी, तापी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत की, जो ये दक्षिण भारत की यानी कि यहाँ से नीचे, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, इस भारत की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो किस दिशा में बह रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो उसमें दो महत्वपूर्ण बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी। ये प्रायद्वीपीय भारत में उल्टी दिशा में बहती हैं, पूरब से पश्चिम, जबकि ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूरब बहती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कभी कभी कि कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, तो नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो एमपी मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है। जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक चोटी से निकलती है, मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए कहाँ जाके गिर जाती है? अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में। खंभात नाम सुना होगा, खंभात की खाड़ी गुजरात के पास में है। खंभात की खाड़ी में जो अरब सागर में पड़ता है, वहाँ पे जाके समुद्र में मिल जाती है। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी। सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है अभी हाल ही में, लेकिन ये शुरू हुआ था 1961 से, जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नींव रखा था। तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए आंदोलन भी चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जब ये परियोजना चली थी, इसी के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने, 1980 के आसपास। मेधा पाटेकर, आपको इसको याद रखना है थोड़ा सा, मेधा पाटेकर के बारे में भी, 1980 के आसपास। और जो सरदार सरोवर परियोजना है, मैंने बताया सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, पूछ दे कभी तो। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ बनी है? नर्मदा नदी पर बनी है। ये 4 राज्यों को लाभ पहुँचाएगी, 4 राज्यों को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, 4 राज्यों को लाभ पहुँचाएगा ये परियोजना। एमपी जहाँ से ये नदी निकल रही है, महाराष्ट्र जहाँ से बह रही है, गुजरात में जा रही है, एक अन्य राज्य है राजस्थान, उसको भी लाभ पहुँचाएगी। तो ये हो गया नर्मदा नदी। इसी के अलावा नर्मदा नदी अच्छा बहती कहाँ है? तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि भ्रंश पर्वत होता है, वैसे ही भ्रंश घाटी होता है। जो भ्रंश पर्वत के बगल में दबा हुआ क्षेत्र है उसी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, और तापी भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा तापी के बीच में ही कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत मैंने बताया था। तो उसी तरीके से तापी भी भ्रंश घाटी में बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चनों पे, जो पिछले 4 वर्षों के पेपर आपसे हुए थे। हम देखेंगे कि ये सभी प्रश्न हमसे हो पा रहे हैं कि नहीं। जितना हमने पढ़ा, ज़्यादातर प्रश्न
आपसे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, यदि आपने बढ़िया से सातों वीडियो देखा है। इस वीडियो को भी देख लेंगे तब। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो मैंने बताया था आपको कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। सातों को मैंने नाम बताए थे, सबसे बड़ा सबसे छोटा सब मैंने पढ़ाया था। दूसरा प्रश्न, विश्व में जनसंख्या के सबसे भारत का स्थान कौन सा है? तो उस समय तो दूसरा था जब ये प्रश्न आया था, लेकिन वर्तमान में पहला हो गया है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी तो दुड्डा बेट्टा है, मैंने बताया था आपको पर्वत जब पढ़ाया था, शायद पिछले वाले ही वीडियो में। इसके बाद 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो 912 था, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया आपको। और मैंने ये भी बताया है कि भारत का कितना है, तो 943 है। भारतीय गणना अनुसंधान संस्थान, कुछ संस्थानों को आपको ये होमवर्क है कि जो इस तरीके के संस्थान हैं उसको सर्च करके, या जो भी किताब में आपके दिया है उसको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि आप उसको याद करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी मैं यहाँ से ख़त्म मान रहा हूँ, इसके बाद का काम आपका है। तो जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, वो कहाँ पे है? तो मेरे ख्याल से कानपुर में है। आप इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, मुझे इस समय नहीं याद आ रहा है, तो आप इसको कोशिश करेंगे कि देख लेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो इसमें से देखो, दामोदर तो है नहीं, नर्मदा है नहीं, तापी है नहीं, कौन सा है? यमुना। यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो इसीलिए मैंने गंगा की सहायक नदियों को आपको बताया था, ताकि क्वेश्चन यदि पूछ दे कभी तो आप उसको कर सके। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पर, ये मैंने पढ़ाया था आपको। हरिकेन क्या है? तो हरिकेन किस चक्रवात के नाम है, चक्रवात को ही हरिकेन कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, वो भी मैंने आपको दिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी है। दूसरा सोनभद्र है, सबसे छोटा हापुड़ है, मैंने ये आपको बताया था पीछे। ऊटी, ऊटी अवस्थित है कहाँ पे? ऊटी, ऊटी तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर्वत पे, पढ़ाया था अभी पीछे वाले वीडियो में। कल्याणकारी राज्य की वस्तुतः मिश्रण है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है उदार और समाजवाद का, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, तो ये इसको याद कर लीजिए। उदारवाद और समाजवाद। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के, ये भी मैंने आपको बताया था, 111 किलोमीटर के, पहले वाले ही वीडियो में अक्षांश देशांश जब मैं पढ़ा रहा था। सर्वप्रथम इको सिस्टम है, इकोलॉजी नहीं है, इको सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने। पर्यावरण मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो पर्यावरण जो आपकी किताब में यदि दिया हुआ है, जियोग्राफी के 6, 7, 8 की किताब में पर्यावरण एक आध चैप्टर दिया होगा, तो उसको आप कोशिश करिए अपने से पढ़ लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो पूछा कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में इसमें 8 ग्रह हैं। भी आकार की घाटी, तो मैंने बताया था कि नदियाँ जब बहती हैं तो पर्वत को काट के क्या करती हैं? इस आकार की घाटियाँ बनाती हैं, शायद नहीं बताया था मैंने, भूल गया होगा। तो नदियों द्वारा भी आकार की घाटी बनती है। नदी क्या करते हैं, जब पर्वत को, नदी बह रही है, बीच में पर्वत आ गया, तो पर्वत को वो काट देती है, इस तरीके से काट के इसमें बीच में से बहने लगती है, तो एक कैसी घाटी बन गई? भी आकार की, तो नदियों द्वारा बनती है, इसको आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा, पीछे अभी आज ही मैंने पढ़ाया, दक्षिण की गंगा पूछ रहा है, दक्षिण भारत की नहीं, तो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत पूछता तो कावेरी होता। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वन को ही सुंदर वन कहते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त तो सबसे कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी। जब मैंने मिट्टी पढ़ाया था चैप्टर, तो उसमें बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मतलब अनवीकरणीय, परंपरागत मतलब अनवीकरणीय। तब इसमें से देखो कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अच्छा, ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, ध्यान से देखना, अभी गलत हो जाता प्रश्न।
पूछा कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं जब शब्द आए तो उसको ध्यान से देखो। तो परंपरागत मतलब अनवीकरणीय। अनवीकरणीय हम देखें तो पेट्रोलियम नहीं है, कोयला भी नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, ये सभी अनवीकरणीय नहीं है, ये सभी अनवीकरणीय हैं। क्या है? सभी अनवीकरणीय हैं। तो पूछा है कि कौन अनवीकरणीय नहीं है, तो जल विद्युत नवीकरणीय में आता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे। अभी आज ही पढ़ा। दिन रात कब बराबर होते हैं? तो मैंने बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? कौन गर्म जलधारा है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, लैब्राडोर, कनारी और बेंगुएला, ये सब कैसी जलधाराएं हैं? कोड जो मैंने आपको याद करा था उसको याद कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जलधारा। बाकी के तीनों ये ठंडी जलधाराएं हैं। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है? तो मैंने बताया था बिहार का सबसे अधिक है। और भारत की जनगणना तो इस समय कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 382। भारत का जनघनत्व 382, जबकि बिहार का 1100 कुछ था। जनघनत्व तो क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यही होता है जनघनत्व। अगला पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल पूछा है, खरीफ की फसल। तो मैंने आपको रबी, खरीफ, जायद तीनों फसल पढ़ाया था। तो अगर हम देखें, गेहूँ खरीफ की फसल है, सरसों भी खरीफ की फसल है, मटर भी गेहूँ रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है। धान ही है जो खरीफ की फसल है इसमें। तो खरीफ की फसल कौन है इसमें? धान। अगला है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जब महाद्वीप पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऐसा प्रश्न पूछा गया आपसे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य में कौन सा महासागर है? तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। जीएमटी से क्या तात्पर्य होता है? तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको अक्षांश देशांतर, तो उसमें बताया था जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन इसी को कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को हमने बताया था लाजी बोलते हैं, लाजी। सभी प्रश्न आपको कहीं न कहीं पढ़ा दिए गए हैं। कुछ प्रश्न जो नहीं पढ़ाए गए हैं वो उसको आपको अपने से पढ़ लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मैंने बताया था रूस। सबसे बड़ा देश रूस। भारत किस कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। 7 तक क्रम मैंने बताया था, आपको लिख के दिया था, उसको आपको याद करना है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देश पूछा है। राज्य पूछता तो पश्चिम बंगाल होता। देश पूछा है तो चीन होता है। चीन। दूसरे पे भारत है। ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ये है क्या? ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? ग्लैड स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पे ग्लैड नामक शहर है, वहीं पे इसका मुख्यालय बना हुआ है। तो कभी मुख्यालय भी पूछ सकता है जब यहाँ तक पूछा है तो आपका काम है कि थोड़ा सा जो पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं उसको, राजधानी, ये सब याद कर लेना है। कुछ संगठन है, जैसे एक सार्क संगठन है। सार्क संगठन जो है 1985 में बना था। इसमें कुल 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 8 को यदि हम जानेंगे तब तो बताएंगे। तो 8 में कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है।
ये 8 देश हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पे 1985 में स्थापना हुआ, 8 देश हैं और 8 देशों को मैंने बता दिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, सिंगापुर नहीं है। कौन नहीं है? सिंगापुर नहीं है। तो इस तरीके के जो संस्थान है जिसमें भारत है, उसको आपको जाके किताब में आपको कहीं ना कहीं छपा होगा, उसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पहला तो देश है इसमें कजाकिस्तान। कजाकिस्तान देश है पहले नंबर पे यूरेनियम के उत्पादन में। लेकिन यहाँ पे यदि ऑप्शन हम देखें, कनाडा, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। तो कजाकिस्तान तो दिया नहीं, तो दूसरे पे कनाडा है, तो हम कनाडा को टिक कर देंगे यहाँ पे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय जब पूछा गया था ये प्रश्न, तो उस समय तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। लेकिन अभी मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया कि वर्तमान में कौन हो गया? जम्मू कश्मीर। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप याद कर लेना है आपको। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से? तो मैंने बताया था जबकि कितने देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा एक तो बांग्लादेश, दूसरा ऊपर जाके नेपाल और भूटान, 3 देशों से मिलती है। एक बार जाके देख लेना, वीडियो में मैंने बताया है उसको। अगला प्रश्न है, कौन से वन खारे पानी में जीवित रहते हैं? तो मैग्रोव वन से प्रश्न या सुंदर वन से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो उसको देख लेना जाके। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप समूह सुनामी, जो 2004 वाली सुनामी आई थी, उसको मैंने पढ़ाया भी है इसीलिए, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ से प्रश्न आया था। तो 2004 से जो प्रभावित द्वीप था उसका नाम बताना। तो अंडमान, भारत का ये द्वीप तो प्रभावित था ही, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसी को हम टिक करेंगे फिलहाल। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? तो 21%। ये भी अभी कल के वीडियो में ही शायद मैंने पढ़ाया है। आगे दिया है, मैग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? अभी पीछे में भी मैंने पढ़ा था, सुंदरी। इसी कारण से तो इसको सुंदर वन का डेल्टा बोलते हैं। किस देशांतर रेखा को भारतीय समय मापक से जोड़ा गया है? तो अक्षांश देशांतर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें शायद बताया होगा कि 82.5 डिग्री जो रेखा है, जो भारत के इलाहाबाद मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसी को भारत का समय मापक रेखा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। मैंने बताया था कि ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, उसी से इधर की तरफ पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, वो जो 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो क्या है? भारत के बीचों बीच से लगभग जाती है, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के आसपास। इलाहाबाद के नैनी यूनी से, प्रयागराज के नैनी से, इसी को भारत का समय मापक रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर यदि हम आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो समय क्या होता है? 4 मिनट आगे बढ़ जाता है। और जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट समय, 1 देशांतर जाने पे 4 मिनट समय पीछे हो जाएगा, ध्यान देना। तो इसीलिए जब हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो 5:30 लिखा होता है ना, 5:30, 5:30, इस तरीके से प्लस करके ये लिखा होता है, प्लस करके, माइनस नहीं लिखा होता, प्लस मतलब आगे चलेगा। और ये कहाँ से दिख रहा है? तो ग्रीनविच से जब हम 82.5 डिग्री चलेंगे तो 82.5 का मतलब 82 और 0.5, तो 82 में 4 का गुणा करें यदि हम, तो 82 में 4 का गुणा करें तो 4 दूना 8, 4 बटे 32, और आधा का क्या? 2 मिनट आधे का, तो कितने हो गए टोटल? 330 मिनट। 330 मिनट को यदि हम घंटे में बदल लें तो क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, यानी लगभग 5.5 घंटे।
तो इसीलिए ये भारत के नैनी से होकर जाता है। अगर वहाँ नहीं बताया होगा तो यहाँ बता दिया मैंने। अगला पूछा है गर्म जलधारा का उदाहरण है, तो मैंने एक जो आपको दिया था ट्रिक ठंडी जलधारा का, उसमें मैंने बताया था कि क्यूरेसियो और क्यूराइल से कन्फ्यूजन मत करना। क्यूराइल जो है वो ठंडी जलधारा है, क्यूराइल क्यूराइल जो है वो ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरेसियो क्या है, गर्म जलधारा है। तो गर्म ही पूछा है। मैंने बताया था उसमें पेरू आया था, लेब्राडोर आया था, ओएसियो नहीं था, ओएसियो को मैंने अलग से याद कराया था। पेरू को ही हमबोल्ट जलधारा कहते हैं, लेब्राडोर है ही, ओएसियो ये सब ठंडी जलधारा है। क्यूरेसियो या गल्फ स्ट्रीम ये दोनों क्या हैं, गर्म जलधाराएं हैं। अगला पूछा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं। तो कल वाले वीडियो में ही मैंने पढ़ा था कि 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी हो, दोनों में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। काष्ठ स्थलाकृतियों का संबंध किससे है? इस प्रश्न को, ये ऐसी स्थलाकृतियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण से इस तरीके की आकृतियाँ ज़मीन पे दिखाई देती हैं, कुछ लटकती हुई, कुछ वैसे ऊपर उठती हुई, तो उसी को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। और वो कहाँ पे बनता है इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बलुआ पत्थर में बनता है। इसको आप सर्च करेंगे, काष्ठ स्थलाकृति जो है वो किससे संबंधित है, आप इसको खुद से खोजेंगे। अगला प्रश्न है थालघाट का संबंध किससे है? तो पश्चिमी घाट से। अभी पीछे मैंने पढ़ा था, कल पढ़ा था शायद हम लोगों ने, पश्चिमी घाट में है ना थाल घाट, दर्रा है ये, क्या है, थाल घाट दर्रा है। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध क्या है? तो ये दक्षिण पश्चिमी क्या है, मानसून ही तो है। पीछे जब मानसून पढ़ाया था मैंने तब बताया था आपको। जीवन निर्वाह कृषि का संबंध किससे है? तो मिश्रित खेती से। जीवन निर्वाह खेती वो खेती होती है जो हम केवल अपने लिए उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं, तो उसे कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो मिश्रित खेती। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? नकदी फसल मैंने बताया था कि ऐसे फसल जिसको हम उगाने के बाद तुरंत क्या करें, बाजार में जाके बेच आएँ। तो ऐसा हम देखेंगे गेहूँ तो ऐसा हम तुरंत बेचते नहीं हैं, धान मटर चना ये भी नहीं। कपास जूट और तंबाकू इसको तुरंत मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे है कि गलत युग्म का चयन करें। यहाँ पे एक काफ़ी कठिन प्रश्न आपसे पूछ दिया था। ये जनजाति है और देश का नाम, कौन सी जनजाति किस देश में रहती है, मिलान करना था। वो भी गलत वाला जो दिया था उसी को चूज करना था, वहीं आपका उत्तर था। तो बुशमैन अफ्रीका में कालाहारी पर्वत के आसपास पाई जाती है, तो ये तो ठीक है। जरावा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है जरावा जनजाति, ये भी ठीक है। एस्किमो जनजाति कनाडा, क्योंकि कनाडा पर्वतीय क्षेत्र है ना। एस्किमो जनजाति ऐसी जनजाति है जो बर्फ़ का घर बना के जो रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति जो होती हैं वो बर्फ़ का घर, इसको कुछ नाम देते हैं, इस समय नाम मुझे नहीं आ रहा था, बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं। तो एस्किमो जनजाति कनाडा क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्र है और ध्रुव के बहुत पास है, तो ध्रुव पे बर्फ़ जमा रहता है, तो वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है एस्किमो जनजाति होती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में के ही बहुत सारे देशों में पाई जाती है, जबकि ये दे दिया अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील, जो ब्राज़ील देश है ना, वहाँ पे अमेजन नदी बहती है, तो उसी के आसपास दे दिया। लेकिन पिग्मी जनजाति यहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। और अमेजन नदी बेसिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, और जबकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी यदि आपसे पूछ दे तो नील नदी, ये भी आपको याद रखना है। कुछ बातें जो समय समय पे याद आ रही हैं बताते जा रहा हूँ। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, भू प्रॉपर्टी का, तो सीमा। भू प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी का यदि हम कट निकालते हैं इस तरीके से, पृथ्वी ऐसे गोल है पृथ्वी और नीचे तक जाएगा, गोल है। तो ये मान लो पृथ्वी का सेंटर, तो इसको हम यहाँ से काट के निकालें यदि, तो हम देखेंगे ये 3 परत में बटा होता है, 3 परत में। तो पहले वाले को बोलते हैं सीमा, दूसरे वाले को सियाल, तीसरे वाले को नीफे। ये किस आधार पे बोलते हैं? सीमा का मतलब है
कि सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है इस क्षेत्र में, ऊपर वाले में। इसको सीमा बोलते हैं। ऊपर वाला सीमा है, दूसरा सियाल है, सियाल, और तीसरा नीफे। सीमा, सियाल, नीफे। तो पहले वाले परत में, सीमा वाले में सिलिका, स से सिलिका, सी से, और म से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम पर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए सीमा बोलते हैं इसको। सियाल में क्या होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। और निकिल और फेरस, निकिल और फेरस बीच, सबसे आखिरी वाले में, मध्य में एकदम, जो पृथ्वी के बीचों बीच वाला जगह है, वहाँ वाला जो क्षेत्र होता है उसमें निकिल और फेरस अधिक होता है, तो इसी कारण से उसको नीफे परत बोलते हैं। तो सीमा, सियाल, नीफे शायद परत आपको समझ में आ गया होगा। भूपर्पट्टी का निर्माण किससे होता है, तो सीमा से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है। ठंडी पूछ रहा है यहाँ पे। तो यदि आपको ट्रिक याद होगा तो कनारी की जलधारा मैंने उसमें ट्रिक में बताया था कि ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो भी हमने पीछे पढ़ा कि गर्म जलधारा है। अलास्का भी गर्म जलधारा है, जबकि कनारी की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ये प्रश्न यहाँ पे कट गया। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो मैंने पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 75 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा ज़िला हापुड़, दूसरे नंबर पे बड़ा ज़िला सोनभद्र। तो आज हम लोगों ने जियोग्राफी लगभग समाप्त कर लिया। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब इसको ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।